अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पिछला हफ्ता हमने देखा कराची में सियासी तौर पर काफ़ी हंगामा खेजी रही। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का अलामती इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद बाकायदा इफ्तिताह तक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी क्लैशेस आमने सामने आते रहे, बयानात एक दूसरे पर किए जाते रहे, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इसकी वजह ये थी कि इस मंसूबे का क्रेडिट लेना है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी जो खुद तो कराची को ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा नहीं दे सकी, लेकिन उसने अपना वजन जो है वो नून लीग के हक में डाल दिया और एक तरफ हो गई। लेकिन पीटीआई ने इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा बात की और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को आड़े हाथों लिया। दूसरी बड़ी पेशरफ जो हुई वो सिंध के बल्दियाती कानून में दूसरे तरमीमी बिल की मंजूरी थी, जिस पर अपोजिशन ने सिंध असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बालाए ताक रखा और सिंध के बल्दियाती निज़ाम को मिसाली और बाकी सूबों से बेहतर करार दिया। ये कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं। ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से यह एतराज़ है कि सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं है और इसके जरिए बल्दियाती नुमाइंदे और इदारों के इख्तियारात जो हैं उनको कम कर दिया गया है और इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के एतराज़ात तो आपने सुने, लेकिन सईद गनी साहब जो हैं वो इन दोनों जमातों के एतराज़ से इत्तफाक नहीं करते और इन दोनों जमातों के रवैये को उन्होंने गैर जमहूरी करार दिया है। तरामीम हमने की हैं इस वक्त 2013 के बल्दियाती निज़ाम में, उससे जो इख्तियारात हैं बल्दियाती नुमाइंदों के उसमें कमी नहीं हुई। आज भी पॉजिटिव अगर कहीं से कोई रिस्पांस आता है, कोई तजावीज़ आती हैं तो हम उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रवैया बदकिस्मती से पीटीआई के मेंबर्स का रहा कल की असम्बली में सेशन में, एमक्यूएम के कुछ दोस्तों का रहा, वो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी है। सिंध हुकूमत और अपोजिशन में क्लैश जो है वो बल्दियाती तरमीमी बिल से शुरू हुआ था और अब इस बहस में माजी के एक दौर का खून खराबा और लसानी सियासत के इल्ज़ामात भी सामने आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लसानी सियासत और कराची में बदअमनी की एक वजह जो है एक जमात को और इसके दो मेयर्स वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? इस तरमीमी बिल पर इख्तिलाफ की वजह क्या है और कराची के मसाइल का हल आखिर है किसके पास? इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में और बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो वेलकम करूंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं और सवालात की अगर बात की जाए तो वो उससे भी ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है वसीम अख्तर साहब पर और आपके ऊपर, उसका मैं जवाब जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जब आप मेयर थे तो कराची शहर का अमन बर्बाद हो गया था। जी वो लुक हुज टॉकिंग, मैं ये कहूँगा कि मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स में और दूसरे फोरम्स में बुलाकर कराची को दुनिया के 12 शहरों के साथ उनको जमा करके उनको कहा जाता था कि भाई आपका जो शहर है वो दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। मेरे ज़माने में चीफ जस्टिस आकर यहाँ पर अदालत नहीं लगाता था कचरे के लिए। मेरे ज़माने में आकर आर्मी चीफ आकर यहाँ पर नालों की सफाई के अहकामात नहीं देता था। मेरे ज़माने में यहाँ पर जो है वो लोग करंट लगकर जो है वो 35 लोग जो है वो यहाँ पर नहीं मरते थे। और आज बिलावल भुट्टो की जरदारी की 13 साल हुकूमत के दौर में कराची दुनिया का ऑफिशियली 4
बदतरीन शहरों में रहने वाले इंसानों के बदतरीन शहरों में शामिल है। जहां तक बात है कि उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है वो देख रहे हैं कि जो है वो ये दहशतगर्दी हो रही है इस शहर में, और दहशतगर्द जमात उन्होंने एमक्यूएम का कहा, उल्दो कि मेरा ताल्लुक 2013 से उनसे नहीं है, लेकिन मैं चूंकि उस जमाने में तो उसका हिस्सा था, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, वो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे शायद। 1988 में उनकी वालदा साहिबा इसी दहशतगर्द जमात के हेडक्वार्टर 90 अल्ताफ हुसैन साहब से वोट मांगने गई थी। फिर 2008 में उनके वालिद मोहतरम इसी एमक्यूएम दहशतगर्द जमात से 90 पर वोट मांगने गए थे। उनके से गुजरा ये यूसुफ रजा गिलानी और ये दूसरे राजा साहब, ये सब लोग हर तीसरे महीने 90 जाते थे। इसी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी ने गवर्नर रशीदुल इबाद को अपने पूरे टेन्योर में एमक्यूएम दहशतगर्द जमात को, आप ये कह रहे हैं तो बैनर आपने गवर्नर बना के रखा। असल में वजह यह कि इनको अल्ताफ हुसैन एक फोन कॉल पे, रहमान मलिक की फोन कॉल पे डील हो जाते थे। आज वो डील होने वाला चक्कर खत्म हो गया। एमक्यूएम को 2013 में इससे ज्यादा इख्तियारात उन्होंने ले लिए थे, और एमक्यूएम के गवर्नर ने अपनी गवर्नरी बचाने के लिए साइन करके और वजारतें बचाने के लिए, एमक्यूएम 2014 तक वजारतों में रही है, नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत के साथ, उन्होंने इस शहर को तोहफे में बिलावल भुट्टो को दे दिया। अब वो दौर नहीं है, अब पाक से जमीन पार्टी है, और हम बिल्कुल लिसानी बात नहीं कर रहे। इनका जो वजीर आला बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो वजीर आला कम और किसी इंतहा पसंद सिंधी कौम परस्त कोई लीडर बात कर रहा है। तो ये आज हम लिसानी की, मैं यहां से लेकर कश्मीर तक के तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। कराची में सारी जुबानें बोलने वाले लाखों की तादाद में रहते हैं, पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं। आपने सारे इख्तियारात ले लिए हैं और आप लोगों से जीने का जो है वो का ये मौका छीन रहे हो। लोग खुदकुशियों पर आमादा हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं आज पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के बाद, ये पाकिस्तान की रियासत से लोगों को मुतनफिर कर रही हैं। आपने इख्तियारात और वसाइल इनको दे दिए सारे, ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे। ये बड़े, आज ये जमहूरियत की बात करते हैं। मुझे बताइए, इस जमहूरियत में जहां पर आपने सारे डिपार्टमेंट छीन लिए, सारे इख्तियारात छीन लिए, आप जिन लाइनों में पानी आता था उस पे हाइड्रेंट बनाकर आप जो है वो हमें अरबों रुपए का पानी हमें बेचते हो। कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, रोड बनाने का इख्तियार नहीं है, स्कूल कॉलेजेस आपने छीन लिए। मुझे बताएं, कल को कोई गैर मुस्तफा कमाल साहब, पीपल्स पार्टी रहनुमा ये कहते हैं कि हमने ज्यादा बाइख्तियार बनाया बल्दियाती इदारों को और बल्दियाती नुमाइंदों को, और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि क्योंकि मुस्तफा कमाल का जो दौर था जब वो मेयर थे, तब उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात थे, तो उन्होंने इलीगल काम वहां पर शुरू कर दिए थे। खासतौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की उन्होंने बात की, इसलिए हम जो है ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल्ड सिस्टम के तौर पर अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ये जो बात कर रहे हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये किसी जगह किसी को भी चेक करा लें, ये कितना झूठ बोल रहे हैं कि इनके इस इख्तियार में पहले से ज्यादा इख्तियार है, और जो है वो ये दूसरे सूबों से ज्यादा इख्तियार है। बिल्कुल झूठ। पानी का इख्तियार नहीं है, सॉलिड वेस्ट का इख्तियार नहीं है, अस्पतालों का इख्तियार नहीं है, सिटी गवर्नमेंट के स्कूलों का इख्तियार नहीं है, कॉलेजेस का इख्तियार नहीं है, रोडों का इख्तियार नहीं है। वो कहते हैं 10 इदारों को हमने जवाबदेह कर दिया है, केएमसी के अंडर नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर नहीं है, लेकिन जवाबदेह हमने कर दिया 10 इदारों को। झूठ बोल रहे हैं, जवाबदेह कर दिया। उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, उसका जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो ये लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो उसको हेड करेगा, नीचे मेयर को मेंबर डाल दिया। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं केबीसीए में मुस्तफा कमाल ने गलत काम किए। हमें 10-13 सालों से तुम हुक्मरान हो, मुस्तफा कमाल के केबीसीए में गलत काम निकालो। तुम हुकूमत में बैठे हो, केबीसीए तो मेरे पास थी नहीं। केबीसीए तो किसी जमाने में भी मेयर के अंडर, ना नेमतुल्लाह के अंडर में थी, ना मेरे अंडर में थी। ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये समझ रहे हैं कि इनको पुरानी एमक्यूएम की आदत लगी हुई है, जो साइन करके अपनी वजारतें लेकर दे दे। इनको जो है वो ये जो भी तड़ियां लगा रहे हैं ना, ये और ये इनका वजीर आला और ये खुद बिलावल भुट्टो, इनको अभी कराची वालों ने अगर ये फैसला कर लिया ना कि अब वो खुदकुशी नहीं करेंगे नौजवान, बल्कि अब मरने से जो है वो कुछ करके मरेंगे, तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं कि आप हमें याद दिलाएंगे, हम इनको बताएंगे कि इनको याद रहेगी फिर अगर लोगों ने ये फैसला कर लिया तो।
अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये भी अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त एमक्यूएम जो है वो इस कानून को काला कानून कह रही है और कह रही है कि इख्तियारात जो हैं वो बहुत ही कम कर दिए गए हैं जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास। लेकिन 2013 में जब ये बल्दियाती कानून आया था तब तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ ही थी। उस टाइम पर क्यों नहीं इससे इख्तिलाफ किया या इसको रोकने की कोशिश की? अब आके इसको काला कानून कह रहे हैं। ये तो आप एमक्यूएम से पूछिए ना, यही तो हमारा रोना है। ये एमक्यूएम पार्टनर इन क्राइम रही ना भाई। लेकिन आप भी थे ना मुस्तफा कमाल साहब, उस वक्त तो आप भी एमक्यूएम का हिस्सा थे ना भाई। 2013 में मैं छोड़कर चला गया था, और अगर मैं था भी तो आज जो एमक्यूएम उससे पूछने के बजाय आप मुझसे पूछेंगे भाई ये तो हम कह रहे हैं आपको, ये जो आप सवाल कर रही हैं ना ये हमने याद दिलाया आपको पिछले 6 सालों में बात कर करके आपको बता के कि भाई ये जो गवर्नर है, ये जो एमक्यूएम है, ये 2014 तक ये वजारतों में रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे वक्त इनका बोया हुआ तो आज हम काट रहे हैं कराची वाले। इन्होंने तो खून मुंह को लगाया पीपल्स पार्टी के। ये तो जो है वो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थे। ये तो इन्होंने 2013 में शहर बंद क्यों नहीं कराया? इन्होंने 2014 में 13 में हड़ताल की कॉल क्यों नहीं दी? ये तो हड़ताल का शहर बंद करने वाली पार्टी मशहूर थी। एक हड़ताल नहीं है इस वाली बात पे। अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड ना मिले लंदन में, शहर बंद होता था। हम कसूरवार हैं? अल्ताफ यहां पर कोई एंकर तेज आवाज में बात कर ले, शहर बंद होता था। हम कसूरवार हैं, मैं तो मान रहा हूं इस वाली बात को। लेकिन ये शहर के हुकूक पे डाका डाला जा रहा था तो आपने शहर क्यों नहीं बंद कराया? अब क्या हो गया मुस्तफा कमाल साहब, अब क्या हो गया एमक्यूएम को? अब फिर जब उस टाइम पे मान गई, उसके बाद 2016 के इंतखाबात इसी बल्दियाती कानून के तहत हो गए। अब एमक्यूएम जो है वो किस बात पर क्यों रो रही है या इसको काला कानून कहा जा रहा है? मगरमच्छ के आंसू गिरा रही है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। और जो है वो चूंकि उसको पता है कि हम मौजूद हैं और हमने इनके चेहरों से नकाब नोच लिए हैं, इनके झूठे चेहरे जो है आया कर दिए, तो ये लोगों की अपनी फेस सेविंग के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। आज इनको जरदारी साहब 2 मिनिस्ट्रियां दोबारा ऑफर कर दें, इसी कानून में दोबारा दोनों एक दूसरे को टोपियां पहनाएंगे। और पहले वो हैदराबाद, पहले वो 90 पे जाकर जरदारी ने टोपी पहनाई फारूक सत्तार को, अब वो खालिद मकबूल को टोपी पहना जाएगा आखिर जो है वो बहादराबाद में। दोबारा फिर जो है 7 जीने मरने की कसम खा लेंगे। ये 2 वजारतों की तो मार है ये सब टोटल। तो ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा वज़ीर आला सिंध की जैसे कि आपने भी बात की, उसके ऊपर काफ़ी आजकल बात हो रही है कि उन्होंने जिस तरह का बयान असेंबली में खड़े होकर दिया है, वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं, हम फिर कुछ और सोचना, कराची वाले जो हैं कुछ और सोचना शुरू कर दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये किसी जमात को नहीं कह रहे हैं। फिर ये कह किसको रहे हैं? क्या आवाम को कह रहे हैं, किसी और इदारे को कह रहे हैं? पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आपसे सवाल करते हैं। नाबाद शाह की कब्जा उधर जो कि तुम लोग चाह रहे थे वो भी करने के लिए, ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। कौन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझ रहा है? कराची को या सिंध वालों को या इस जमात को? मुस्तफा कमाल साहब और ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी जमात को ये नहीं कहा है, तो फिर किसको कहा है इन्होंने? कौन नहीं समझ रहा है इनको पाकिस्तान? मैं इनको कहता हूं जिस तरह तुम ये आवाज लगा रहे हो कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, मैं इनको कहता हूं कि हमें कराची वालों को सिंध का हिस्सा समझो, हमें सिंध का हिस्सा समझो। वरना आप तो पता नहीं कुछ और करें ना करें, आप तो तड़ियां लगा रहे हैं। आप इतने हराम कमा चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमने सोच लिया ना कुछ और करने का, तो फिर जो है वो ये सब कुछ खाक में मिल जाएगा सारा। आप सारी आपकी झूठी शान और शौकत। आप ये कहते हैं कि भाई कोई कहीं से भी आकर कराची के फैसले करेगा, तो मैं कहता हूं कि भाई इसलिए कि कराची जो है सिंध का हिस्सा है, तो मैं कहता हूं कि भाई ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर सिंध के फैसले करे, तो तुमको तकलीफ क्यों होती है? फिर क्यों तकलीफ होती है तुम्हें? फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर सिंध के फैसले करे, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। आप अगर मेरी गली के फैसले खुद आकर करोगे तो मैं क्या घास काटूंगा भाई? मैं कहां जाऊं फिर? आप आइन के एक हिस्से को मानते हो, दूसरे हिस्से को नहीं मानते हो। आप यहां लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते हो। आप 5-5 साल यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर से लोगों को डील करवाते हो। कल को वजीर आला का टेन्योर खत्म हो, मैं बोलूं नहीं करना ना इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ सिंध का और 10 सालों तक एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। कल वजीर आजम पाकिस्तान का टेन्योर खत्म हो, मैं कहूं नहीं कराओ इलेक्शन, 10 सालों तक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से चलाओ, एडमिनिस्ट्रेटर से चलाओ। तो तुम्हारा आइन खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। तुम यही काम थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट के साथ करते हो। ये थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट
तमाम दुनिया में इसलिए उजागर की गई है, रोशनास करा गई, इंट्रोड्यूस कराई गई है कि दुनिया भर में मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल डायनेमिक्स के लोग मौजूद होते हैं। हर कोई मेजॉरिटी में नहीं होता कि अपना वजीर आजम और वजीर आला बना ले। वो जो माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं उनको उनके बेसिक्स राइट्स जो है वो इस लोकल गवर्नमेंट में देकर उनको रोजमर्रा के कामों में उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ली जाती है। मुस्तफा कमाल साहब, इस थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए किसी हुकूमत ने आज तक हमने नहीं देखा कि बहुत जबरदस्त काम किया हो, या इस किसी को मिसाल बना के हम कह सकें कि देखें इस तरह का कानून जो है होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर गवर्नमेंट्स जो हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, क्यों इसके ऊपर काम नहीं करना चाहती? क्या डरते हैं इख्तियारात निचली सतह पर चले गए तो उनके हाथ से निकल जाएंगे ये सारे इख्तियारात या जो सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं? इसलिए कि बिल्कुल आपका वैलिड सवाल, इसलिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब जब लोकल गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान के माशाल्लाह दौर में आई है। आपने जमहूरियत की बात की, इनके पास पिछले 15 सालों से जमहूरी ताकतें हैं, ये इलेक्शन नहीं कराते। आपने इसका जवाब ये कि पाकिस्तान का ये जो जमहूरी निज़ाम है ये फ्रॉड है। ये जमहूरियत अपनी नाक के नीचे इनकी सिर्फ जमहूरियत होनी चाहिए, वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस तक जमहूरियत होनी चाहिए, उसके नीचे ये अपने लोगों को भी इख्तियारात और वसाइल डेलीगेशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस जमहूरी फ्रॉड, ये जमहूरी दहशतगर्द हैं, ये जमहूरी डिक्टेटर्स हैं, ये जमहूरियत के नाम पर काला धब्बा हैं। ये इनको ये लंदन अमेरिका के पढ़े हुए लोग हैं, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। ये जाकर इस निज़ाम को कहीं बता, कोई दुनिया का शहर है जो बगैर मेयर के चल रहा हो? न्यूयॉर्क चला सकते हैं आप, शिकागो चला सकते हैं, इस्तांबुल चला सकते हैं, शंघाई चला सकते हैं, लंदन चला सकते हैं। आप मुझे बताएं, कल कोई सिंध में आकर कोई इनकी जमहूरियत को लपेटे गैर जमहूरी ताकत, मैं क्यों ना मिठाई बांटूं? सिंध के लोग, कराची के लोग क्यों ना मिठाई बांटें? फिर आप कहेंगे देखो ये गैर जमहूरी लोग हैं, और तुम क्या कर रहे हो जमहूरियत के नाम पर हमारे साथ? हमसे जीने का हक छीन रहे हो। फिर क्या? और जमहूरियत के नाम पर लानत भेजता हूं मैं ऐसी जमहूरियत पे जिसमें यह कानून इंप्लीमेंट हो। और ये 13 सालों से ना हमें पीएफसी अवार्ड दे रहे हैं, ना ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं, ना मुझे पीने का पानी दे रहे हैं, ना मुझे एक नौकरी दे रहे हैं, मेरे कोटे पे भी मुझे कोटा नहीं दे रहे, जाली डोमिसाइल बनाकर मेरे कोटे को हड़प कर ले रहे हैं, ना मुझे एक पुलिस में नौकरी दे रहे हैं, ना मुझे स्कूल दे रहे हैं, तालीम कुछ भी नहीं दे रहे आप मुझे। और आप मुझे आकर आंखें दिखा रहे हैं। ये कराची के 3 करोड़ लोग, सारी जुबानें बोलने वाले, मुहाजिर, पख्तून, सिंधी, बलोच, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये जानवर नहीं है। और ना ये अल्ताफ हुसैन का दौर है कि रहमान मलिक से की एक कॉल से डील हो जाएगा। वो आज हम कानून पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमें दीवार से लगाओगे तो हम मरने से पहले तुम पर झपट कर मरेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कराची में रह चुकी हूँ और वापस आ गई सिर्फ इसलिए कि ना साफ पानी वहां पर पीने के लिए, ना खाने के लिए कुछ साफ, सड़कें वहां पर उनकी इतनी बुरी हालत है, तालीम की जो सूरत हाल है हम रोज ही बता रहे होते हैं, जब भी वहां पर एग्जाम होता है बूटी माफिया और पता नहीं क्या क्या, और K4 मंसूबे का कुछ नहीं पता है, KCR का कुछ नहीं पता है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जब भी कराची की या सिंध की सियासत की हम बात करते हैं या कोई भी इशू इस तरह का आता है तो लिसानी बुनियादों पर सियासत वहां पर शुरू हो जाती है। सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इतना आसान क्यों है सिंध कार्ड को इस्तेमाल करना या लिसानी बुनियादों पर सियासत शुरू कर देना जब भी सिंध की सियासत की बात आती है? तो देखिए, ये कार्ड आजमूदा रहा है ना, MQM के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। यही तो कर रहे हैं ये, अपनी नाअहलियों को छुपाने के। जो वजीर आला बड़े हीरो बन रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो GS सिंध का कोई रहनुमा बात कर रहा है। वो भी इस तरह की तासुब की बात नहीं करते इतनी आजकल जितनी वो बात कर रहे हैं। लग रहा है कहीं से सिंध का वजीर आला है, जहां पर करोड़ों की तादाद में दूसरी कौमें भी आबाद हैं। वो बिल्कुल जो है नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट बना हुआ है। ऐसे आदमी के हाथ में सिंध जैसा सेंसिटिव सूबा ये काबिल है कि ये चला सके, इनके हाथ में दी जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं। ये लोग कल के दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। आज आपके तासुबाना पॉलिसी से कल कुछ नौजवान अपने हाथों में कानून ले लें तो आप आ जाएंगे उसको मारने के लिए, उसको लापता करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि कल के दहशतगर्द ये पीपल्स पार्टी आज बना रही है। भाई इसको गिरफ्तार करो, इसको पकड़ो, इसको लापता करो। कल को तुम्हें किसी को लापता करने की जरूरत
नहीं पेश आएगी। आप जो बात कर रही हैं कि भाई ये क्यों है, क्योंकि ये नारा एमक्यूएम को सूट, इनका ये लहजा एमक्यूएम को सूट करता है और वो अपने क्लाउड को सूट करते हैं। कल को जब दोनों अपने अपने क्लाउड को बेवकूफ बना चुके होंगे तो आ जाएंगे दोनों मिलकर फिर हुक्मरानी करने लगेंगे। हमने ये ड्रामा देखा है, 2088 में भी देखा है, 93 में भी देखा है, 2008 में भी देखा है, 2013 में भी देखा है। पाक सरजमीन पार्टी इनके लिए रियल थ्रेट है। हम यहां से लेकर कश्मीर तक के बॉर्डर तक के सिंधियों की भी बात कर रहे हैं, बलोचों की भी बात कर रहे हैं, कराची के मौजरों की भी बात कर रहे हैं, हैदराबाद के मौजरों की भी बात कर रहे हैं, पख्तूनों की भी बात कर रहे हैं, सब लोगों की बात कर रहे हैं और पाक सरजमीन पार्टी में सारे लोग मौजूद हैं। हमने सियासत को लिसानियत से बालातर होकर इंसानी बुनियादों पर हमने 6 सालों तक अपना ये प्रोग्राम, बिल्कुल हमेशा आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते रहते हैं, जो भी आप बात करते हैं वो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपके इल्जामात बजाय ये लोग इलेक्ट होकर आवाम ने इनको वोट दिए हैं, ये असेंबली में आए हैं, तो असेंबली में अक्सरियत से आए हैं तो अपनी मर्जी की कानून साजी, ये कहते हैं कि हम अक्सरियत में हैं तो हम करेंगे, तो यहाँ तक तो बचा है ना इनका ये जो काम है, ये जो कर रहे हैं अपनी मर्जी की कानून साजी, क्योंकि अक्सरियत में है, आवाम ने इनको वोट दिया है, वोट देकर असेंबली में भेजा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत तासुर है ये अक्सरियत की बुनियाद पर आइन और कानून से मारवा तो कोई चीज नहीं कर सकते ना, उससे बरखिलाफ तो कोई चीज नहीं कर सकते ना। आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है 4 लाइनें कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू दी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। कहां है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, कहां डेलीगेशन? आप तो डेलीगेट करने के बजाय, डिवॉल्व करने के बजाय आप उसको पोजेस कर रहे हो, सेंट्रलाइज कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज करने के बजाय सेंट्रलाइज कर रहे हो। आप तो कानून के, आइन के खिलाफ बात करें, नहीं है। और मेजॉरिटी होने का मकसद दुनिया में कहीं ये नहीं, किसी की जागीर नहीं बन जाती, किसी की पर्सनल जागीर नहीं बन जाती। आपको एक एक इंसान जो कि माइनॉरिटी में भी है, उसको आपको अपना शहरी पाकिस्तान का बाशिंदा समझना पड़ता है, पाकिस्तानी समझना पड़ता है। कोई पहली दफा तो नहीं कर रही है ना मुस्तफा कमाल साहब, जो भी हुकूमतें आई हैं, चाहे हम विफाक की बात कर लें या बाकी असम्बलियों की बात कर लें, सूबाई असम्बलियों की, वहां पर जो अक्सरियत में होता है वो अपनी मर्जी की कानून साजी करते हैं और ऑपोजिशन कभी हमने देखा है कि उनके साथ इत्तफाक़ राय किया जाए या सब मिलकर कोई कानून साजी करें, वरना मोस्टली जो हम देखते हैं जो अक्सरियत में जमात होती है वो अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेती है। यही तो सारा मसला है ना कि 2013 में, 2012 में, जब ये 2008 में आए हैं तो एमक्यूएम इनके साथ पार्टनर्स इन क्राइम बन गई। आज हम जो भुगत रहे हैं इनके मुंह को खून तो उन्होंने, एमक्यूएम वालों ने लगाया है। 2012 में, 2008 में, 2010 में जब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए थे, आपको बाहर रोड पर खड़े हो जाना चाहिए था। आप इस वाली बात पर रोड पर खड़े होते, 5 लाख आदमी आपके साथ बाहर खड़ा होता। गवर्नर अपनी गवर्नरी बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन को समझाता रहा उल्टी सीधी बातें, वो 5 साल तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। 2013 में सारा इख्तियार, सारे मैक्सिमम इख्तियार तो 2013 में गए हैं। तो ये तो पार्टी वो है जो कि इलेक्शन हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी। इन्होंने अपने हाथों से साइन करके, इसके गवर्नर ने अपनी गवर्नरी और एमक्यूएम ने अपनी वजारतें बचाने के लिए, एक रहमान मलिक की कॉल पर यह डील हो जाता था अल्ताफ हुसैन, और उन्होंने सब कुछ दिया है। तो आज पहली दफा पीपल्स पार्टी जो गुस्सा है ना बिलावल भुट्टो को, वो पहली दफा उसको कोई सॉलिड ऑपोजिशन डील करनी पड़ रही है। हम इसको नहीं होने देंगे, हमारी जिंदगियों का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। मैं रियासत को आवाज लगाना चाह रहा हूं कि हम पाकिस्तानी हैं, खुदा के वास्ते हमें पीपल्स पार्टी के रहम करम पर मत छोड़ो, खुदा के वास्ते हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमें बचाओ। इमरान खान हमें नहीं बचा रहा, उसकी हुकूमत चलाने के लिए जरदारी साहब को यह कराची गिरवी रख दिया गया है, हमें तावान के तौर पर दे दिया गया है कि सिर्फ नवाज शरीफ से हाथ ना मिलाए जरदारी, बस बाकी हमारी जो ऐसी की तैसी करे। भाई खुदा के वास्ते, ये कराची से मुल्क चल रहा है, आपका मुल्क चल रहा है। अल्लाह के बंदो, हमें बचाओ इस पीपल्स पार्टी से। हम कोई इंतहाई इक़दाम नहीं उठाना चाहते। मैं दुआई दे रहा हूं यहां से बैठकर, हम अमन पसंद लोग हैं। 6 सालों से हमने शहर में रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है। खुदारा हमें इंसाफ दिलवाइए रियासत के इदारों से। आपकी मैं कह रहा हूं, आपकी बातें मैं शुरू से सुन रही हूँ, लेकिन आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमें इस पे ना पहुंचाया जाए कि कोई और काम करना पड़े। तो ये कोई एहतजाज का प्लान तो नहीं बना रहे आप या आपकी पार्टी? हम तो, आप एहतजाज की बात कर रहे हैं,
हम मरने का प्लान बना रहे हैं भाई, हमें ऐसे नहीं जीना। नहीं ऐसी बात है, ऐसी बातें तो ना करे ना मुस्तफा कमाल साहब। ऐसी बात है ना। आप देखें क्या करेंगे, शहर वाले इसी तरह खुदकुशी करेंगे। नौजवान 3-3 मंजिला हमारे एक हफ्ते में 3 खुदकुशियां हो गई हैं। हम सारे लोग तो खुदकुशी नहीं करेंगे, तो फिर हम इकट्ठे मार देना भाई। फिर अच्छा, क्या किया जा सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे मुस्तफा कमाल साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हल क्या है, किस तरीके से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं सिंध की सियासत से मुताल्लिक उनसे। मुस्तफा कमाल साहब, आपने इससे पहले जो बात की कि रहमान मलिक साहब एक फ़ोन कॉल करते थे तो लाइन सीधी हो जाती थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 9-0 गई वोट लेने के लिए, जरदारी साहब वोट लेने के लिए गए। तो पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान हम ये जो हाँ ना वाला ताल्लुक है, ये देखते आए हैं कि कभी हाँ होती है कभी ना होती है। मुस्तकबिल में आपको नजर आता है कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा से ये जमातें जो हैं एक साथ मिलकर बैठ जाएं? आखिर सियासत है, कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, अगर बिल्कुल जो है वो ये जो MKM आज इनको 2 मिनिस्ट्रियां जरदारी साहब ऑफर कर दें, ये इसी कानून को मान लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इनके ऊपर केसेस हैं, इनको हराम कमाना है, इन्होंने शेयर बेचा हुआ है और आज भी कमा रहे हैं, इनको अपने कारोबार को बचाना है, इनको अपने जो है वो गिरफ्तार होने से बचना है। तो ये तो हर हाल में हुकूमत का हिस्सा रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी हो। लोग कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ जाता। मैं कहता हूँ इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद भी ये इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये हुकूमतों से बाहर नहीं आएंगे। तो ये तो इसमें कोई आपको मुझे एक लम्हे की भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कल दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। अच्छा, हल क्या है फिर मुस्तफा कमाल साहब? ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, खास तौर पर सिंध की अगर हम बात करें या बल्दियाती कवानीन की हम बात करें, इसका हल क्या है? पूरे पाकिस्तान को बचाने और चलाने का अब जो है वो एक ही हल है, 3 आईनी तरमीम। जो पाक सरजमीन पार्टी के 3 आईनी तरामीम आपको चाहिए। अब मजीद 3 आईनी तरामीम क्या? जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन की किताब में लिखे हुए हैं, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स आइन की किताब में लिख दो। ये जो आर्टिकल 140 है, 4 लाइनें, इसकी तशरीह हर वजीर आला अपनी मर्जी से इसकी तशरीह की जरूरत नहीं पड़े। 4 लाइनों को और एक्सप्लेन करके वजीर आजम वजीर आला की तरह डिपार्टमेंट्स 21 डिपार्टमेंट लिख दो कि ये 21 डिपार्टमेंट ये लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। नंबर 1 आइन। नंबर 2, NFC अवार्ड से पैसे वजीर आला को मिलते हैं, वो नीचे PFC अवार्ड से पैसे डिस्ट्रिक्ट को नहीं देता। NFC अवार्ड जिस तरह से आइन में लिखी हुई है, PFC अवार्ड भी आइन में लिख दो। मेरा पैसा जो डिस्ट्रिक्ट का है, जो मेरे नाम पर वजीर आला को दे रहे हो, ये डायरेक्ट मुझे दो पैसा वहां से PFC अवार्ड, और जो फिर NFC अवार्ड में जाने वो वजीर आला को दे दो। दूसरी बात, तीसरी बात, आइन में यह लिख दो कि जब तक लोकल गवर्नमेंट की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर होंगे तो पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, फिर MP और MNA बनेगा। ये लिख दो आइन में। ये अजीब मजाक है, लेकिन ये तरजीहात में तो शामिल नहीं है ना किसी भी हुकूमत की। मुस्तफा कमाल साहब, कौन करेगा ये? किसकी तरजीहात में आपको नजर आता है? किसी जमात के मंशूर में या किसी जमात की सियासत में आपको ये चीजें प्रायोरिटी पर नजर आती हैं? बल्दियाती कवानीन या बल्दियाती नुमाइंदे? बिल्कुल नहीं नजर आती हमारी प्रायोरिटी में। कल को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, हमें कुछ, अब मैं कहता हूं कि देखिए, अब पाकिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आनी, हर किसी को कोलिशन पार्टनरशिप चाहिए। यही मैंडेट कराची का हमारे पास होता, मुझसे मेरे पास कोई आए वजीर आजम बनने के लिए कि मुझे वोट दो, मुझे वजीर आजम बनना है और तुम्हें क्या चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे एक भी वजारत नहीं चाहिए, मुझे एक भी ओहदा नहीं चाहिए। आओ तुम अपने वोट मिलाकर, मेरे वोट मिलाकर आओ, कौमी असेंबली में आईनी तरमीम पेश करते हैं। मुझे 3 आईनी तरमीम कर दो, मैं जिंदगी लिखने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं। सारे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। हमें वजीर आजम हाउस से, वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकालकर हमें गलियों में लेकर आना है, हमें पहाड़ों पे लेकर जाना है, हमें सहराओं में लेकर जाना है। वरना पाकिस्तान, आप डिसइंफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को रियासत से बदल कर रहे हैं, आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लिए, नहीं करेंगे। और ये चारों सूबाई हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान के वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की मशीन फैक्ट्री बने हुए हैं ये लोग। आप देखें छोटे सूबों में सिंध और बलूचिस्तान में हर
70 सालों से सारे वुज़राए आला सिंधी वजीर आला हैं और इनको इख्तियारात और पैसे मिल रहे हैं। ये इंटीरियर सिंध में सिंधियों के ऊपर पैसे लगाते नहीं है। जब उनको महरूमी बढ़ती है कहते हैं पंजाब हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बुरा कर रही है, जी सिंध बना लो, पंजाब के खिलाफ कर दो, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दो। ओ भाई तुम वजीर आला हो, तुम्हारे पास तुम गबन कर रहे हो और तुम नाम लगा रहे हो पंजाब का, तुम नाम लगा रहे हो एस्टेब्लिशमेंट का। ये पाकिस्तान के दुश्मन बना रहे हैं लोगों को। यही हाल बलूचिस्तान का है। आप ये आईनी तरमीम करेंगे, मुझे पहाड़ों पे भी बलूचिस्तान के अख्तियार चाहिए, मुझे सिंध के गोठों में भी अख्तियार चाहिए, मुझे कराची की गलियों में भी अख्तियार चाहिए। अगर ये आप नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप दहशतगर्द लोगों को बनाते जाएंगे, आप अपनी फौज को उनसे लड़वाते जाएंगे और आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई बल्दियाती कवानीन से मुतालिक, लेकिन और भी बड़े मसले मसाइल हैं ना। ग्रीन लाइन बस सर्विस पर जो कुछ होता रहा वो तो आपने देखा, इसके पर बात करते हैं। लेकिन इस मंसूबे का क्रेडिट सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं, किसको जाना चाहिए? कौन सी जमात को? नून लीग को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसको? इस मंसूबे का 80% क्रेडिट नवाज शरीफ को जाना चाहिए। सही। इस मंसूबे का जो है वो 10% क्रेडिट जो है वो इस पीटीआई की हुकूमत को जाना चाहिए और इस मंसूबे का 10% क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए जिन बेचारों ने तकलीफें उठाई हैं इस खुदने में और इसके परेशानी में। और इस मंसूबे का 100% क्रेडिट कराची के लोगों को, टैक्स पेयर को जाना चाहिए। ये किसी ने हमसे जो है वो ये जो आकर लोग लड़ाई कर रहे हैं, इनसे पूछो तुम्हारे अपने घर के पैसे थे, अब्बा देकर गए थे तुम्हें, तो तुम एहसान कर रहे हो कराची वालों पे? अबे ये हमारे पैसे हैं, हम कमाते हैं, तुम पूरे मुल्क में लगा रहे हो, हमें फख्र है। तुम ये कराची का पैसा चंद कतरे तुमने हमें लगा दिया, आ गए हो सब तख्तियां लगाने के लिए। ये हमारे पैसे, हम कमा कर देते हैं पूरे पाकिस्तान और तख्तियां भी नामुकम्मल मंसूबे पर लगा दी गई हैं। मुस्तफा कमाल साहब वैसे तो कह रहे हैं कि नामुकम्मल मंसूबे, बिल्कुल 80% ये प्रोजेक्ट पूरा स्ट्रक्चर नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ और इस पे तो सिर्फ 200 बसें आनी थी। ये 3 साल 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को बसें लाने में। हम तो इससे पहले 3 कॉरिडोर चला चुके हैं, हमारे दौर में 3 सीएनजी बसेस के कॉरिडोर हम चला चुके हैं, जो इस मेरे जाने के बाद उसके बाद वाली एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। ये क्या मसला है बसें लाना और बसें उसको चलाना? स्ट्रक्चर तो नवाज शरीफ बनाकर गए, जो सच बात है। सही है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कराची में या सिंध की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मसला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और अब तो पीपल्स पार्टी भी मान गई है, उनके वुज़रा भी कह रहे हैं और आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया कि हमें करना चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए कराची में या सिंध में काम। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा इशू है? देखिए, दुनिया भर में जहां पर भी मैस ट्रांजिट पे काम हुआ है वो वहां की रियासत की वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव अफेयर है। किसी भी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, कहीं पे भी, और चाहे वो टर्की हो या वो चाइना हो या इंडिया हो, कहीं पे भी मास ट्रांजिट जो है वहां की लोकल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। लोकल गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाकर देती है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट होता है। और किसी भी मुल्क में दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि लोकल गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, उसको चलाती है। कराची में हमेशा से मैस ट्रांजिट जो भी है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी अना की खातिर, अपनी कम अक्ली और कराची से तासुब की वजह से कभी वो उन्होंने इसको फंड ही नहीं किया। 2007 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यहां पर 3 कॉरिडोर ऑपरेट उसने काम करना शुरू कर दिया था। 2008 में गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी की, वजीर आला कायम अली शाह ने उसको खत लिखकर मना कर दिया, वरना आज से 10 साल पहले ये 3 कॉरिडोर बन चुके होते, काम शुरू हो गया था उसके ऊपर। डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हमारे पास सारे। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके ऊपर फंडिंग कर रहा था $800 मिलियन की। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आकर उसको मना कर दिया कि हम भाई इसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो मास ट्रांजिट जो है वो हमेशा से दुनिया में वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनाती हैं। हाँ, उसको चलाती लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को कभी भी मास ट्रांजिट बनाकर दिया नहीं गया, ना वफाक की तरफ से ना सूबे की तरफ से। और आज जो ये बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, 13 सालों के बाद उनको ख्याल आ रहा है इस वाली बात में। इससे पहले वो 50 सालों में कई दफा हुक्मरान रहे हैं, 88 में हुक्मरान रहे हैं, 93 में हुक्मरान रहे हैं, उससे पहले उनके नाना हुक्मरान थे। क्यों नहीं बनाया भाई मास ट्रांजिट शहर में?
आज उनको ख्याल आ रहा है। यही मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उन के क्रेडिट पर, या जो वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने मुल्क भर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, हमने मोटरवे बनाई, हमने रिंग रोड बनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, हमने बड़े बड़े इदारे जो हैं उसके अंदर हम इस्लाहात की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप क्या समझते हैं उनके क्रेडिट पर क्या जाता है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, जब वो विफाक में भी थे या फिर वो तीसरी उनकी ये टर्म है सिंध के अंदर, सिंध में उन्होंने क्या किया, क्या उनके क्रेडिट पर जाता है? पंजाब में हम ये देखते आए हैं कि पंजाब का जो भी वज़ीर आला होता है वो लाहौर को ओन करता है, चाहे वो मंजूर भट्टो हों, चाहे वो परवेज़ इलाही हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों। हर वज़ीर आला ने जहाँ से काम छोड़ा गया था वहाँ से उसने काम, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। बदकिस्मती से सिंध के सारे वज़रा आला इस कराची के लिए विलन साबित हुए। हमेशा उन्होंने सौतेली माँ का किरदार अदा किया। कोई भी ओन नहीं करता। कराची दूध देने वाली गाय है, कराची से कमाते हैं, मुल्क चलाते हैं, कराची को चारा भी नहीं डालते उसके आगे। ये है ये कराची से इतना मसला आखिर क्यों है? पहली मर्तबा क्योंकि मेरी आपके साथ बात हो रही है इस इशू के ऊपर, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमेशा हमने MQM को भी देखा है यही शिकवा करते हुए कि कराची से सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है, और आप भी यही बात कर रहे हैं। आखिर पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के लिए क्यों नहीं सोचती? कराची के साथ क्या इशू क्या है? देखिए इनका माइंडसेट, इनकी ये ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए लोग हैं, तालीम ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बेसिकली ये अमेरिका लंदन पढ़े हुए लोग हैं, उन शहरों ने भी की डेवलपमेंट ने और ह्यूमन राइट्स ने भी इनका कुछ नहीं। ये बेसिकली सारे सिंध को हारियों की तरह डील करना चाहते हैं। बेचारे सिंध के देही इलाके के लोगों को तो इन्होंने जागीरदारों और वेडोरों से काबू करके जो है बिल्कुल अपनी जागीर बना ली उनको। अब वो जो कहते थे रोटी कपड़ा मकान देंगे, उनका सब कुछ छिन गया है, सब कुछ छिन गया है। पीने का पानी नहीं है। आज दुनिया चांद पे जा रही है और सिंध में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, और वहां पर वैक्सीन लगाने वाला कोई नहीं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। आज 70 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। हमारी 3 नस्लें जो है वो हम कब्र में चली गई ये देखते हुए कि थर में बच्चे जो है वो प्यास से और भूख से मर रहे हैं। इनको ये उस सारी चीजों को रेप्लिकेट करना चाहते हैं कराची और शहरी इलाकों में भी। अब यहां पे पहले उनको MQM मिली भी थी, वो पार्टनर्स इन क्राइम बन गई। MQM ऐसी थी जैसे इस शहर वालों ने पीपल्स पार्टी की चोरियों से बचने के लिए चौकीदार रखा था MQM की शक्ल में। वो चौकीदार ही चोरों से मिल गया। उसने पिछला दरवाजा खोलकर इस शहर को लुटवाया 2013 में। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उस घर को लुटने से कोई बचा सकता है? तो MQM ने तो ये किया इस शहर के साथ। तो इनको आदत पड़ गई। ये बेसिकली जागीरदार वडेरे ये हारियों को बांध कर रखते हैं, ये अपनी निजी जेलों में रखते हैं। ये जो है वो कुत्ते छोड़वा देते हैं उनके ऊपर। ये माइंडसेट है इनका, और ये इसको अपना हक समझते हैं। ये माइंडसेट है इनका। ये माइंडसेट ये कराची के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इनका आखिरी वक्त आ गया है। इनका जुल्म बहुत बढ़ गया है। जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिटता है। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला, इनके ऊपर अजाब नाजिल होगा। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, हर चंद महीने के बाद गवर्नर राज जो है उसका शोशा छोड़ दिया जाता है, जिस पर अब साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैरी कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने कराची को विफाक के हवाले करना है या किया जा सकता है तो फिर लाहौर से शुरू किया जाए। लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी विफाक के हवाले किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या गवर्नर राज ही वाहिद हल है? देखिए शहर में आज अगर जो पीपल्स पार्टी कर रही है ना, उसमें उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो PTI की 14 सीटें हैं शहर में। जिस पार्टी के पास शहर से 14 सीटें हों 2018 में, और उसके साथ 4 सीटें MQM की हों, तो 14 और 4 हो गई 18 2018 में ये सीटें आई, और टोटल है यहाँ पर 21 सीटें। तो 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती थी। जो 2 पार्टियां 18 सीटों वाली पार्टियां हैं, और उनका वज़ीर आज़म भी है, उनका गवर्नर भी है, उनका सदर भी है, और वो शहर में अपने सामने पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ होता हुआ देखें। 2 ही वजूहात हैं कि ये करप्ट भी हैं साथ साथ, और ये इनकॉम्पिटेंट भी हैं। ये PTI और MQM के लोग करप्ट भी हैं और इनकॉम्पिटेंट। इनकी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को शहर में कोई ऑपोजिशन है ही नहीं है असेंबलियों में। और फिर चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है, पाकिस्तान चलाने वालों ने जरदारी साहब को खुली छुट्टी दे रखी है कि आप अपनी जागीर बना लो इस सूबे को, इस शहर को। बस नवाज शरीफ से हाथ मत मिलाना, बस उसके अलावा जो करना करो। तो ये कराची वाले इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए तावान दे रहे हैं।
हम गिरवी रख दिए गए। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए ये सिंध जो है वो जरदारी साहब की जागीर बना दी गई, हमें गिरवी रख दिया गया। मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, कुछ इसी तरह की बातें जो हैं हम सुनते हैं विफाक के अंदर भी। वैसे आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक में ऑपोजिशन है? नहीं है, नहीं है, सिर्फ मुंह से फायर करते हैं। इमरान खान साहब भी जरदारी खान साहब के खिलाफ और जरदारी साहब भी जो है वो इमरान खान के खिलाफ मुंह से फायर करते हैं, फ्रेंडली फायर, वो भी लगे ना कहीं पे। और ये दोनों आज इमरान खान की हुकूमत जरदारी चला रहे हैं और जरदारी की सिंध की हुकूमत इमरान खान चला रहे हैं। ये एक दूसरे को इसी को नूरा कुश्ती कहते हैं, जिस पर वजीर आजम इमरान खान जब वो ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो बात करते थे नून लीग के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में कि ये सामने आके सिर्फ बयानबाजियां करते हैं और पीछे से ये एक ही हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो इस पे कोई एक घंटे में जरदारी साहब चाहें, एक घंटे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो सकती है, एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर। सही। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अब हम मर्दमशुमारी की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप क्या समझते हैं जो ताखीर हुई मर्दमशुमारी में, इसका कसूरवार कौन है, और आप समझते हैं कि अगले आम इंतखाबात से पहले हो जाएगी मर्दमशुमारी? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये आइन में अख्तियार है कि हर मर्दमशुमारी पे 5% जो है वो ऑडिट करवाए, 5% सैंपल्स खुलवाए, 5% ब्लॉक्स को वो खुलवाते, उसको चेक करते, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये फेडरल गवर्नमेंट इस गलत मर्दमशुमारी को सही करने के बजाय इसने इसको और इसके ऊपर लीगल करने की मुहर लगा दी, कैबिनेट में अप्रूवल दे दी और एमक्यूएम के 2 वुज़रा वहां पर बैठे रह गए और सिर्फ डिसेंट नोट डालकर बाहर आ गए। जो एमक्यूएम पूरी कैंपेन इस बात पर चलाकर असेंबलियों में गई है कि हम 70 लाख लोग लापता कर दिए गए, वो 70 लाख लोगों के लापता करने पे मोहर लगाने पर सिर्फ डिसेंट 4 नोट लेकर आए, एक आईटी मिनिस्ट्री के लिए, एक लॉ मिनिस्ट्री के लिए। कितने लोगों का फायदा है इनके वफाकी 2 वुज़रा से कराची के लोगों को? ये पार्टनर्स इन क्राइम है, ये चौकीदार जो है वो चोरों के साथ मिला हुआ है। और ये जो पीपल्स पीटीआई की हुकूमत आई है, ये तब्दीली नहीं तबाही लेकर आई है। ये इन्होंने सेंसस को अप्रूव कर दिया, इन्होंने कोटा सिस्टम को ताहयात लागू कर दिया है इस फेडरल गवर्नमेंट ने। गजब खुदा का। नहीं, ये कहीं से भी पाकिस्तान के मफाद के काम करने वाले लोग नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि ये इन्होंने हमें दीवार से लगा दी है। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने हल की हमने पहले भी बात की है और जो तजावीज़ आपने सामने रखी हैं, इस सिलसिले में आप कोई अमली इकदाम करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि इसके लिए ज़रूरत तो ये है ना कि सब मिलकर बैठें, इन पर बातचीत की जाए, तजावीज़ सामने आए और कोई हल इसका सामने निकले। आप कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में लेने जा रहे हैं? देखिए, मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की है, मैंने परवेज़ दलाई साहब से बात की है, मैंने जमात इस्लामी के अमीर से बात की है, सिराजुल हक साहब से, मैं जमात इस्लामी के सिंध के अमीर से, जमात इस्लामी के कराची के अमीर से जाकर मिला हूँ, सिंध के अमीर मेहनती साहब से बात की है, मैंने अनस नूरानी साहब से बात की है, मैंने यहाँ पर और दीगर जमातों से बात की और सबसे इस वाली बात पे बात करने के लिए तैयार हूँ, इख्तलाफात रखने के बावजूद, अपना मौक़िफ़ रखने के बावजूद, इस वाली बात पे कि पाकिस्तान का हल, पाकिस्तान के लोगों का हल, जिसमें मेरा भी हल शामिल है, ये 3 आईनी तरामीम है। आओ, जिसे भी मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहता। आखिरी सवाल मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं चाहूंगी कि हाँ या ना में आप जवाब दे दें। फारूक सत्तार साहब जो है उन्होंने मुत्तहिदा बहाली कमेटी बना रखी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुत्तहिदा के जो धड़े बन गए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, तो आपसे कोई राब्ता किया उन्होंने इस सिलसिले में? नहीं, हम मुत्तहिदा की धड़े नहीं है ना, हम तो पाक से जमीन पार्टी हैं। मुत्तहिदा की धड़े वो होंगे, हम तो मुत्तहिदा की धड़े नहीं है, हम मुत्तहिदा की कोई स्प्लिंटर ग्रुप नहीं। मैं आपको धड़ा नहीं कह रही, लेकिन यू वर अ पार्ट ऑफ एमक्यूएम बैक इन 2013, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ? मैंने एमक्यूएम छोड़ दी, नहीं, मैंने एमक्यूएम छोड़ दी, उसके बाद मैंने अपनी पार्टी बनाई है, उसका एक नजरिया है, हम लिसानी सियासत नहीं कर रहे, मेरा अपना झंडा है, मेरा अपना नाम है, हमने किसी पार्टी पे कब्जा नहीं किया, वो पार्टी कब्जा हुई भी पार्टी है। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आपके साथ गुफ्तगू रही। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने शो देखा, हमारा वक्त खत्म हो गया। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।